ये आप क्या बोल रहे हैं साहब? रूपा दी और वैभव भैया शादी कर लिए, पर कैसे? सांझ को अभी भी विश्वा की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये बात सच है सांझ, उन दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली है। विश्वा कहा तो सांझ बिस्तर पर बैठ गई। वो रूपा के लिए खुश भी थी और दुखी भी थी। खुश इसलिए थी कि वैभव जैसा जीवन साथी उसे मिला, जो उसके हर सुख दुख में उसका साथ देगा, और दुखी इसलिए थी कि उसके माँ बाप उसे अपनी जिंदगी से निकाल दिए। रूपा उनसे कितना प्यार करती थी, ये बात सांझ हमेशा उसकी बातों में पहचान लेती थी। पर हर किसी के माँ बाप विश्वा के आई बाबा की तरह नहीं होते हैं, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। हम लड़कियों के साथ ही ऐसा क्यों होता है साहब? रूपा दी अपनी मर्जी से तो बाजारू नहीं बनी ना। उनके साथ जबरदस्ती हुआ तो उनकी इज्जत चली गई। इज्जत तो उन नामर्दों की जानी चाहिए ना, जो औरतों के साथ जबरदस्ती करते हैं, जिन्हें वो अपने पैरों की धूल समझते हैं। जब मन किया उसे रौंद कर चले गए। सांझ पूछी तो विश्वा हाँ में सिर हिला दिया और सांझ को सीने से लगा लिया। वो विश्वा के सीने से लगी, सुबकते हुए बोली, रूपा दी को कितना बुरा लगा होगा जब उनके मम्मी पापा उन्हें अपने घर से निकाल दिए होंगे। अगर एक लड़का किसी लड़की का रेप करके आता है तो वो बेफिक्र होकर अपनी ज़िंदगी जीने लगता है, पर वहीं जब किसी एक लड़की की इज्जत जाती है तो उसे समाज के ताने, परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी ऐसे ताने सुनने पड़ते हैं। अपने परिवार की मान मर्यादा कायम रखने के लिए या तो उसकी शादी करा देते हैं या रूपा दी की तरह घर से निकाल देते हैं। हम लड़कियों के साथ ऐसा अन्याय क्यों होता है साहब? क्यों ये समाज हमें सुकून से जीने नहीं देता? तुम्हारी बात बिल्कुल सही है सांझ, पर समाज की सोच ही ऐसी है, सदियों से चली आ रही है। पर अब ऐसा नहीं होगा, सांझ अपने आंसू पोंछकर बोली। उसकी आंखों में कुछ तो था जिसे विश्वास समझ नहीं पाया। सांझ वहां से उठकर किचन में चली गई और विश्वा चाय की चुस्की लेने लगा, जो सांझ उसे देकर गई थी। आपको हमारे साथ थाने चलना होगा, कुछ पूछताछ करनी है आपसे, इंस्पेक्टर देव अम्मा जी से बोले। दिमाग सठिया गया है क्या इंस्पेक्टर? तुझे पता भी है किससे बात कर रहा है तू? राका गरजते हुए कहा। अच्छी तरह से पता है मुझे कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। तुम अपनी टांग बीच में मत घुसेड़ो, वरना मजबूरन मुझे तुम्हें अरेस्ट करना पड़ेगा। इंस्पेक्टर देव भी उसी तैश में बोले। आज तक किसी पुलिस वाले में हिम्मत नहीं हुई कि कोई हमसे सवाल जवाब कर सके। वो सब आपके पालतू कुत्ते रहे होंगे, और कोई मुझे पालतू बना सके ऐसी किसकी औकात नहीं। इंस्पेक्टर देव अपनी मर्जी का गुलाम है, उसने कहा तो अम्मा जी खिसिया गईं। इंस्पेक्टर देव अम्मा जी को लेकर थाने चले गए। रूपा वैभव के कमरे में सो रही थी। बड़ी मुश्किल से उसने रूपा को संभाला था। उसके मॉम डैड उससे नाराज तो बहुत हुए, पर अब कर भी क्या सकते थे? चाहे माने या ना माने, पर अब रूपा उन्हीं उनके घर की बहू थी। रूपा वैभव से 2-3 साल बड़ी थी। लड़का बड़ा हो तो कोई बात नहीं, पर अगर वहीं लड़की बड़ी निकल जाए तो लोग तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। शाम को सक्षम वर्षा उसके घर पर आ धमके। दोनों वैभव को दबोच लिए और उससे शादी की दावत मांगने लगे। जैसे भी वो शादी तो उसकी हो चुकी थी और सक्षम वर्षा उसे बिना दावत दिए उसे छोड़ने वाले नहीं थे। वैभव सबको बड़े से रेस्टोरेंट में लेकर गया, जहां वो दोनों मिलकर खूब खाना खाए। रूपा तो सिर्फ खाने को देख रही थी। वैभव के कहने पर वो थोड़ा सा ही खाई। विश्वास सांझ से सब ने वीडियो कॉलिंग पर बातें की और उन्हें अच्छे से रहने का बोल कॉल कट कर दिया। अगले दिन वैभव के डैड ने अपने बेटे की शादी की ग्रैंड पार्टी रखी। बड़े नामी लोग उस पार्टी में आए थे। उनमें से एक आदमी ने रूपा को देखकर कहने लगा, तुम तो वही हो ना जो उस कोठे पर धंधा करती थी? रूपा उनकी बात सुनकर सहम गई। सबकी निगाहें रूपा पर बनी हुई थीं। आप बहुत जानते हैं कोठे पर कौन रहता है और कौन नहीं, वैभव रूपा के आगे खड़ा होकर बोला। कहीं वो आप ही तो नहीं जो रोज रात को अपनी हवस मिटाने? वैभव बोला ही था कि उसके डैड बीच में बोल पड़े। वैभव, ये क्या तरीका है घर में आए मेहमानों से बात करने का? आई सेड से सॉरी डैड, आपको मेरी गलती दिखती है, और आपका मेहमान मेरी पत्नी की आबरू पर हाथ उठा रहा था, ये नहीं दिखा आपको? वैभव गुस्से से कहा और रूपा का हाथ पकड़कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। नीचे पार्टी चल रही थी, जो अब इस तमाशे से खत्म हो गई थी। वैभव के डैड अपने बेटे की तरफ से माफी मांगे और सब मेहमानों को खाना खाकर जाने को बोले। इधर वैभव रूपा को एक झटके में कमरे में छोड़ा और गुस्से से कहा, वो आपको भला बुरा कह रहे थे और आप गूंगी होकर सब कुछ सुन रही थीं। अपने गांव में भी कुछ नहीं बोली, बस लोगों की कड़वी बातें सुनती रहीं।
अपने लिए लड़ना कब सीखेंगी आप? वैभव को उसकी चुप्पी बहुत तकलीफ देती थी। अपने गांव में भी रूपा किसी को पलटकर एक शब्द तक नहीं बोली थी और ना ही नीचे कुछ बोली। वैभव के कहने पर रूपा खामोश रह गई। वो चुपचाप वहां से बालकनी में चली गई। वैभव भी उसके पीछे चला गया। किससे लड़ें और क्यों लड़ें? हमारी इज्जत ही नहीं रही तो लड़कर क्या मिल जाएगा? हमारे पास तो खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो अब लड़कर हम क्या हासिल कर लेंगे? अपने मम्मी पापा के लिए तो हम पहले ही मर चुकी थी। बची खुची जान यहाँ आकर खत्म हो गई। तुम भले ही मुझसे प्यार कर लो, पर मैं अपनी जिंदगी से अब कोई उम्मीद नहीं करूंगी। जब मन करे मुझे छोड़ देना, मैं कुछ नहीं कहूंगी। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? छोड़ना ही होता तो आपसे शादी क्यों करता मैं? वैभव गुस्से से बोला तो रूपा बिना कुछ कहे कमरे के अंदर चली आई। वैभव जानता था कि रूपा उससे प्यार नहीं करती, पर वो ये भी जानता था कि रूपा उसे नापसंद भी नहीं करती। वो अभी अपने मम्मी पापा के बर्ताव से हर्ट है। जिससे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहो वही आपको ना समझे तो तकलीफ हद से ज़्यादा होती है। रूपा के लिए सब कुछ इतनी जल्दी स्वीकार करना आसान नहीं था। विश्वा काम की तलाश में भोपाल की सड़कों पर भटक रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद एक गैरेज में उसे काम मिला। उसके पास डिग्री नहीं थी। फाइनल ईयर में ही उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। हमेशा से ही पढ़ाई में अच्छा रहने वाला विश्वा सांझ की खातिर अपने कैरियर को भी दांव पर लगा दिया। जब हमें किसी से इश्क होता है तब हम अपने लिए सोचना छोड़कर अपने पार्टनर के बारे में सोचने लगते हैं। सांझ तो उसकी पत्नी थी। उसके लिए तो विश्वा अपनी जान भी हंसते हुए दे देगा। वो मुस्कुराते हुए अपने घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसने सांझ के लिए गजरा खरीद लिया और उसे अपनी पैंट की जेब में डाल लिया। सांझ विश्वा के इंतजार में सोफे पर बैठी हुई थी। विश्वा के आते ही झट से दरवाजा खोल दी। उसकी जल्दी देखकर विश्वा मुस्कुरा उठा। वो बिना देरी किए दरवाजे को बंद कर दिया और सांझ को खुशी से कमर से पकड़कर उठा लिया। सांझ उसके कंधे पर हाथ रख के पूछी, साहब क्या हुआ आपको? आप हमें इस तरह से क्यों उठाए हुए हैं? क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे काम मिल गया है सांझ, विश्वा मुस्कुराकर कहा। सच्ची? कौन सी कंपनी में काम मिला आपको? सांझ को लगा कि उसे कोई कंपनी में काम मिला होगा। एक पल के लिए विश्वा का चेहरा मुरझा गया। उसने सांझ को उतार दिया। क्या हुआ साहब, हमने कुछ गलत पूछ लिया क्या? नहीं तो, मुझे जिस कंपनी में काम मिला है ना, वो कंपनी बहुत बड़ी है। सच में? विश्वा उससे झूठ बोल गया। सच तो ये था कि उसे काम मामूली से गैरेज में मिला था। सांझ को सच बताकर वो उसे दुखी नहीं करना चाहता था। सांझ खुशी से विश्वा के गले लग गई। उसने भी सांझ को अपनी बाहों में भर लिया। सांझ उसके गालों को चूम ली। विश्वा पहले तो हैरान हुआ अपनी बीबी की हरकत से, फिर मुस्कुरा उठा। तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं मैं, विश्वा अपनी पैंट की जेब से गजरा निकालकर कहा। गजरे को देखकर सांझ का चेहरा बदल गया। वे बिना कुछ कहे जाने लगी तो विश्वा उसकी कलाई पकड़ लिया। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, पर हम ये गजरा नहीं लगा सकते। क्यों? तुम्हारे लिए इतने मन से लेकर आया था मैं, विश्वा उदास होते हुए कहा। क्योंकि इस गजरे में हमें हमारा अतीत दिखता है, सांझ बोली तो विश्वा के हाथ से गजरा गिर गया। सांझ रोते हुए कमरे में चली गई। कोठी पर जब सांझ रहती थी तब अम्मा जी हमेशा उसके बालों में गजरा लगा देती थी, जिससे अम्मा जी का ग्राहक आकर उसके बालों से गजरा निकाल फेंकता था। विश्वा कमरे में आया तो सांझ कोने में बैठी सिसक रही थी। वो सांझ को हर्ट नहीं करना चाहता था, पर जाने अनजाने में वो हर्ट हो गई थी। विश्वा उसे खड़ा किया और बिस्तर पर बैठा दिया। मुझे माफ़ कर दो सांझ, आगे से ऐसी चीज़ें कभी नहीं लेकर आऊँगा जिससे तुम्हें तकलीफ़ होती है। आप माफ़ी मत मांगिए साहब, सांझ सुबकते हुए बोली। आज सिर्फ रुला कर ही पेट भरोगी या कुछ खिलाओगी भी? विश्वा मुस्कुराकर बोला। आप हाथ मुंह धो लीजिए, हम खाना लगाते हैं आपके लिए, कहकर सांझ उठी ही थी कि विश्वा उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बैठा लिया। उसने अपने हाथ सांझ के कमर के इर्द गिर्द लपेट दिए और उसे देखकर कहा, पर मुझे तो तुम्हारे होंठ खाने हैं, खा जाऊं क्या? विश्वा कहा तो सांझ शर्माते हुए बोली, मार खा जाएंगे आप हमसे। सांझ नकली गुस्सा दिखाते हुए बोली, पर तब तक विश्वा उसके होंठों को चूम लिया। इंस्पेक्टर देव अम्मा जी को पुलिस स्टेशन ले तो आए थे, पर अम्मा जी से कुछ जानकारी हासिल नहीं हुई उन्हें। मोहित की मौत उनके लिए पहेली बनकर रह गई थी। कोई सबूत न होने की वजह से इंस्पेक्टर देव अम्मा जी को छोड़ दिए। अम्मा जी गुस्से से पुलिस स्टेशन से बाहर निकली। राका गाड़ी लेकर बाहर ही खड़ा था। अम्मा जी को आते देखा तो फट से दरवाजा खोलकर साइड हट गया।
अम्मा जी के बैठते ही राका गाड़ी पुणे की सड़कों पर दौड़ा दिया। पुणे में अभी हल्की हल्की बारिश हो रही थी। वर्षा एक हाथ में ग्रोसरी का सामान लिए दूसरे हाथ से छाता लिए सड़क पर पैदल चली जा रही थी। ये तो उस विश्वा की दोस्त है ना, अम्मा जी गाड़ी में से वर्षा को देखते हुए बोली। फिर राका से कुछ बोली, जिसे सुनकर वो अपनी गर्दन हाँ में हिला दिया। वर्षा मजे से चली जा रही थी। अचानक उसके सामने राका आकर खड़ा हो गया। वर्षा उसे देखकर डर गई। वो वहां से पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की तो राका उसे उठा लिया। वर्षा उसके कंधे पर मारने लगी। राका उसे पीछे अम्मा जी के पास बैठा दिया, फुर्ती से वहां से निकल गया। सड़क किनारे ग्रोसरी का सामान बिखरा हुआ था, बगल में छाता गिरा पड़ा था। विश्वा के दोस्तों के बारे में अम्मा जी उसके कॉलेज से पता लगा ली थी। विश्वा और उसके दोस्त को पूरा कॉलेज जानता था। वर्षा सहम गई जब अम्मा जी उसे अपनी असलियत बताई। रात के 8 बजे विनय प्रताप जब घर आए तो अपनी लाडली बेटी को घर में न देखकर घबरा उठे। नौकरों से पूछे तो सबने कहा कि छोटी मालकिन तो काफी देर से बाहर गई हुई हैं। कुछ भी हो जाए वर्षा इतनी देर घर से बाहर नहीं रहती, और कहीं जाना भी हो तो वो मुझे इन्फॉर्म किए बिना नहीं जाती। विनय प्रताप जी अपना सिर पकड़कर बैठ गए। उन्होंने सक्षम को कॉल किया। सक्षम जो अपनी बहन के साथ मस्ती कर रहा था, विनय प्रताप की बात सुनकर उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। वैभव जो उदासी से बालकनी में खड़ा अपनी सोच में डूबा हुआ था, सक्षम के फोन आने से एकदम से होश में आया। सक्षम की बातें सुनकर वैभव भी वर्षा के लिए परेशान हो गया। वो जल्दी से अपने कमरे में आया। रूपा उसे देखी तो कुछ नहीं बोली, पर उसके चेहरे को देख समझ गई कि वो परेशान है। वैभव उसकी तरफ देखा और अपनी गाड़ी की चाबी लेकर चला गया। सक्षम वैभव दोनों वर्षा के घर पहुंचे और विनय प्रताप को हिम्मत देने लगे। वो अपनी बेटे के लिए घबरा रहे थे। ना चाहते हुए भी उनकी आंखों में आंसू आ गए। अपनी बीबी के जाने के बाद अपनी बेटी को बहुत नाजों से पाला था उन्होंने। वर्षा भी अपने डैड से बहुत प्यार करती थी। अम्मा जी वर्षा को अपने कोठे पर लेकर आईं और उसका जबड़ा पकड़कर बोलीं, चल बता, तेरा दोस्त कहाँ है? सांझ को कहाँ लेकर गया है वो? सांझ का नाम सुनकर वर्षा समझ गई कि अम्मा जी विश्वा की बात कर रही हैं। मैं कुछ नहीं जानती, वर्षा गुस्से से बोली। बेवकूफ समझती है मुझे? अम्मा जी उसके गाल पर कसकर थप्पड़ मार दी। वर्षा नीचे जा गिरी। अम्मा जी उसके बालों को पकड़कर, बता, नहीं तो तेरा वो हाल करूंगी कि तू सोच भी नहीं सकती। बता कहकर अम्मा जी वर्षा के गाल पर थप्पड़ की बरसात कर डाली। लेकिन वर्षा तब भी कुछ नहीं बोली। अम्मा जी राका को कुछ बोली तो वो भेड़ियों की तरह वर्षा की तरफ बढ़ने लगा। वर्षा उसे देखकर सहम गई। वो भागने को हुई, पर पीछे दीवार होने के कारण भाग नहीं पाई। राका उसके करीब गया और उसके टॉप के बाजू को फाड़ दिया। वर्षा अपने दोनों हाथों से अपने बाजू को ढकने लगी। मुझे जाने दीजिए यहाँ से प्लीज, वर्षा रोते हुए अम्मा जी से बोली। तू मुझे अपने दोस्त के बारे में बता दे, फिर तुझे जाने दूंगी। हरगिज नहीं, वर्षा गुस्से से बोली। तो फिर ठीक है राका, इसका वो हश्र करना कि जिंदगी भर याद रहे इसे, अम्मा जी अपने झूले पर बैठते हुए बोली। वर्षा हद से ज्यादा डर गई। वो राका को अपनी तरफ आते देखी तो एकदम से बोली, मैं बताती हूँ सब कुछ, जल्दी बता, अम्मा जी झूले पर से खड़ी होकर बोली। वर्षा राका को अपने करीब आते हुए देखी तो बेहद डर गई थी। पता नहीं अब उसके साथ वो क्या करता। वो विश्वा उसे लेकर भोपाल गया है। भोपाल? अम्मा जी बोली और शैतानों की तरह हंसने लगी। वर्षा वहां से मौका देखकर भाग निकली। सक्षम वैभव आधी रात को सड़क पर अपनी गाड़ी दौड़ा रहे थे, पर वर्षा का कुछ पता नहीं चल रहा था। अचानक सक्षम को वर्षा सड़क के किनारे अपने बाजू को ढक कर बैठी हुई नजर आई। वैभव झट से गाड़ी रोका। सक्षम बिना देरी किए हुए वर्षा के पास गया और उसे अपना जैकेट उतारकर पहना दिया। वर्षा हद से ज्यादा डरी हुई थी। वो सक्षम को देखते ही उससे लिपट गई। हमेशा उससे बात बात पर झगड़ा करने वाली वर्षा बच्चों की तरह उसके सीने से लगी रो रही थी। सक्षम घबरा उठा। उसने वर्षा के आंसू पोंछे और प्यार से पूछा, क्या हुआ तुम्हें? इस तरह से क्यों रो रही हो? पता है तुम्हारी नाक बंदरिया जैसी हो गई है। सक्षम उसे चिढ़ाने के लिए कहा, पर वर्षा और भी ज्यादा रोने लगी। सक्षम, हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। वर्षा उसे रोते हुए सारी बातें बता दी और रो पड़ी। पास में खड़ा वैभव वर्षा की बातें सुनकर हैरान हो गया और कहा, हमें जल्दी से ये बात विश्वा को बतानी होगी। कहकर वो विश्वा को फोन लगाने लगा। विश्वा इस वक्त निश्चिंत होकर सो रहा था। डाइनिंग टेबल पर उसका फोन बजे जा रहा था,
पर उसे अपने फ़ोन का होश कहाँ था। सांझ की नींद खुल गई फ़ोन की घंटी से, पर जब तक वो कॉल उठा पाती तब तक कॉल कट गया था। सांझ वापस सोने चली गई। अंकल वर्षु ठीक है, आप ऐसे मत रोइए, सक्षम विनय प्रताप से कहा, जो अपनी बेटी का हाथ पकड़े बैठे हुए थे। वर्षा उनके सामने बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसका चेहरा मुरझा सा गया था। अपनी उड़ती हुई चिड़िया को इस तरह से देख विनय प्रताप का कलेजा फट रहा था। वर्षा सक्षम के सीने से लगी रोते रोते ही बेहोश हो गई थी। उसके मन में डर बैठ गया था। सक्षम तुरंत ही उसे उसके घर लेकर चला आया। वर्षा सिर्फ बेहोश ही हुई थी, बाकी सब कुछ ठीक था। डॉक्टर उसे चेक करके चले गए थे। विनय प्रताप वर्षा का सिर सहलाने लगे। उन्होंने उसके सिर को चूम लिया। वर्षा धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। अपने सामने अपने डैड को देखकर रोने लगी तो विनय प्रताप उसे अपने गले से लगा लिए। वर्षा के लिए विनय प्रताप ही सब कुछ थे। वैभव अपने घर चला गया था। रूपा अभी भी जाग रही थी। वो वैभव को आते हुए देखी तो पूछ बैठी, इतनी रात को कहाँ चले गए थे आप? सब ठीक है ना? आप सच में जानना चाहती हैं? वैभव एकटक रूपा को देखकर कहा। मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, वो मेरा मतलब वो नहीं था। रूपा इधर उधर देखते हुए बोली, जिस दिन आप बीवियों की तरह सवाल करेंगी ना, मैं सच में कुछ नहीं छुपाऊंगा आपसे। कहकर वैभव उसके पास से तकिया कंबल लिया और कमरे से बाहर जाने लगा। फिर मुड़कर रूपा से कहा, आपको मेरी वजह से दिक्कत ना हो, इसलिए स्टडी रूम में सोने जा रहा हूँ। रूपा कुछ नहीं बोली। वैभव एक नज़र उसे देखा, फिर अपने आंसू पोंछकर वहां से चला गया। वैभव रात भर विश्वा को फ़ोन लगाता रहा पर वो उठाया ही नहीं। सुबह कॉल किया तो उसका फ़ोन बंद बताने लगा। वैभव परेशान हो गया। उसने सक्षम को कॉल किया और वर्षु की हालत के बारे में पूछा। वो ठीक है, बस हमारी बकबक करने वाली वर्षु शांत हो गई है। सक्षम कहा तो वैभव अपने आंसू साफ करके कहा, तू देखना हमारी वर्षु फिर से चहकने लगेगी। विश्वा से बात हुई तेरी? नहीं, कल से फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ पर वो उठाया ही नहीं। अभी ट्राई कर रहा हूँ तो फ़ोन ही बंद बता रहा है उसका। मुझे बहुत घबराहट हो रही है सक्षम। उसे कुछ होगा तो नहीं ना? कुछ नहीं होगा उसे, हम सब हैं ना। वो अम्मा जी हमारे विश्वा का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। सक्षम कहा तो वैभव हाँ में सिर हिला दिया। इधर विश्वा सुबह उठा तो उसे अपना फ़ोन बंद मिला। शायद फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई थी। वो फटाफट फ़ोन को चार्ज में लगाया और किचन की तरफ बढ़ गया। सांझ अपनी साड़ी के पल्लू को कमर में घोंसी हुई थी। बालों को समेट कर उसमें क्लिप लगा रखा था। वो अपने और विश्वा के लिए नाश्ता बना रही थी। विश्वा की नज़र उसके कमर पर टिक गई। पीछे से उसकी कमर साफ झलक रही थी। विश्वा उसके करीब गया और पीछे से ही उसे अपनी बाहों में भर लिया। रोटी बेलते हुए सांझ के हाथ रुक गए। क्या क्या बनाई हो खाने में? आलू की भुजिया और रोटी, सांझ प्यार से बोली। विश्वास के गाल पर होंठ रखकर, और मीठे में क्या है? मीठे में तो हमने कुछ बनाया ही नहीं। आप कहें तो हम खीर बना दें आपके लिए। जरूरत नहीं है, मुझे तो सिर्फ तुम्हारे होंठों को चखना है। इसके आगे तो सब फीका है। साहब, आप फिर से शुरू हो गए, जाइए यहाँ से, सांझ उसे दूर करते हुए बोली। विश्वा कहाँ उसकी सुनता था। उसने सांझ के हाथ से बेलन को लिया और उसे किचन की स्लैब पर रख दिया। सांझ की ठंडी कमर पर उसने अपने हाथ रखकर सांझ को अपने करीब खींच लिया। विश्वा उसकी आंखों में देखते हुए स्टोव को बंद कर दिया। सांझ उसकी टी शर्ट को अपने हाथों में भींच ली। विश्वा एकटक उसे देख रहा था। उसने अपने हाथ पीछे ले जाकर सांझ के बालों से क्लिप खोल दिया। सांझ के बाल उसके कमर तक लहराने लगे। विश्वा उसके माथे को चूम लिया। सांझ अपनी सांसों को थामे हुए उसके पास खड़ी थी। उसे लगा विश्वा उसके होठों को चूमेगा, पर वो तो बस उसे देखे जा रहा था। काफी देर बाद भी जब विश्वा ने कुछ नहीं किया तो सांझ अपनी आंखें खोल ली। विश्वा मुस्कुराकर उसे देखने लगा। साहब, आप जानबूझकर हमें परेशान करते हैं। विश्वा हंसते हुए कहा। हम आपको छोड़ेंगे नहीं, कहकर वो अपने हाथ में बेलन उठाई और विश्वा की तरफ लपक गई। विश्वा हंसते हुए हॉल में भागने लगा। दोनों हॉल में भागम भाग कर रहे थे। विश्वा सोफे पर जाकर बैठ गया। सांझ उसे बेलन दिखाते हुए बोली, आगे से परेशान किए ना तो इसी बेलन से कूट दूंगी आपको। विश्वा बेलन देखते हुए कहा, कैसी बीवी हो तुम, पति को मारोगी, पाप लगेगा तुम्हें। जी नहीं, बिगड़े हुए पति को मारने में कोई पाप नहीं लगेगा मुझे। सांझ अपने कमरे में जाती हुई बोली। मैं तुम्हें बिगड़ा हुआ लगता हूँ? जी। रुको तुम। साहब नहीं। सांझ हंसते हुए भाग रही थी। दोनों की हंसी उस फ्लैट में गूंजने लगी थी।
शाम को दोनों साथ में बाहर मार्केट से ज़रूरत का सामान लेने गए हुए थे। विश्वा और सांझ दोनों सब्जी मंडी में थे। विश्वा के हाथों में सब्जियों का थैला था, वहीं सांझ चुन चुनकर ताज़ी ताज़ी सब्जी ले रही थी। विश्वा उससे चलने को बोल रहा था, पर वो थोड़ी थोड़ी देर बाद रुक रुक के उसे टाल रही थी। सांझ में उसे अपनी आई दिखने लगी। उसकी आई भी बिल्कुल सांझ की तरह ही करती थी। जब भी वो आई के साथ सब्जी खरीदने जाता तो उसकी आई भी कहती, बस थोड़ी देर और, बस थोड़ी देर और। थोड़ी देर करके वो 1-2 घंटा हो जाता था। विश्वा सांझ का हाथ पकड़ा और उसे सब्जी मंडी से बाहर लेकर चला गया। ये आप क्या कर रहे हैं? ढंग से सब्जी भी नहीं खरीदने देते हैं। इतनी सारी सब्जी तो खरीद चुकी हो, अब क्या पूरी सब्जी मंडी ही खरीदोगी? विश्वा उसे घूर कर कहा। सांझ गुस्से से मुंह बिचका ली। सांझ सुनो तो, विश्वास की तरफ मुंह करके कहा। सांझ अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा ली। बात नहीं करोगी मुझसे? नहीं करेंगे, जाइए यहाँ से। वो रूठे हुए बोली। अच्छा ठीक है, मैं तो जा रहा हूँ भुट्टे खाने। तुम्हें खाने हैं क्या? विश्वा उसे भुट्टे का लालच देते हुए कहा। हमें नहीं खाना कुछ, आप ही खाओ। विश्वा सांझ को भुट्टे वाले के पास ले गया। उसने सिर्फ अपने लिए भुट्टे मांगा। सांझ तो खाने से मना कर दी थी, पर विश्वा को खाते हुए देखी तो उसके मुंह में पानी आने लगा। वो विश्वा को देखती तो कभी भुट्टे को। विश्वा ने भुट्टे खाने को दिया तो वो झट से भुट्टे खाने लगी। मौसम भी बदल रहा था, आसमान में घना अंधेरा छाया हुआ था। सांझ बड़े मजे से भुट्टे खा रही थी। गांव में अक्सर चूल्हे में पकाकर वो भुट्टे खाती थी। अचानक वहां बारिश होने लगी। सब बारिश से बचने के लिए दुकानों की टपरी के पास खड़े हो गए। विश्वा ने अपनी नज़र सांझ की तरफ घुमाई तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। उसकी बीवी वहां नहीं थी। विश्वा की नज़र सामने सड़क पर चली गई। सांझ अपने दोनों हाथों को फैलाए बारिश में भीग रही थी। उसे देखकर विश्वा मुस्कुरा उठा। पागल, विश्वा उसे देखकर खुद में बुदबुदाया, फिर सांझ की तरफ बढ़ गया। सांझ अक्सर अपने गांव में बारिश के साथ अटखेलियां करती थी। सांझ गोल गोल घूम रही थी। विश्वा उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। दोनों बारिश में भीग रहे थे। आसपास खड़े लोग उन्हें देख रहे थे। विश्वा उसका हाथ पकड़ लिया। सांझ रुक गई और उसे ताकने लगी। विश्वा की आंखें सांझ के चेहरे पर टिक गईं। उसके चेहरे पर वो पानी की बूंदें, बारिश की बूंदों की वजह से झपकती पलकें, गीले लबों की एक गीली हंसी विश्वा को पागल कर रही थी। सांझ भी विश्वा को निहारने लगी। विश्वा के बालों से टपकता पानी की बूंदें, उसके चेहरे पर छाई बेकरारी, उसकी नशीली आंखें सांझ को उसकी तरफ खींच रही थीं। विश्वा की आंखों में वो ज्यादा देर तक झांक नहीं पाई। उसकी वो नशीली आंखें सांझ की सांसें बेकाबू कर गईं। वो मुड़कर जाने लगी तो विश्वा उसकी कलाई पकड़ लिया। चाय की टपरी पर गाना बज रहा था, जिसकी धुन सांझ विश्वा को भी सुनाई दे रही थी। तू इतनी खूबसूरत है, फिदा दीदार पे तेरे, मुकम्मल इश्क हो मेरा, जरा सा प्यार तो दे दे। विश्वा सांझ के कदमों में जा बैठा। सांझ उसे अपलक देख रही थी। उसने अपने हाथों से सांझ की तरफ फैला कर कहा, फलक कदमों पे आ झुके, हसीन लम्हात वो दे दे, तेरे संग भीग जाऊं मैं, कभी बरसात वो दे दे, तेरे बिना जीना पड़े वो पल मुझे ना दे। कहकर विश्वा सांझ से दूर जाने लगा। सांझ बिना किसी की परवाह किए विश्वा के सीने से जा लगी। विश्वा उसकी कमर में हाथ डालकर उसे ऊपर उठा लिया। सांझ खिलखिलाती हुई उसे देखने लगी। बारिश अपने जोरों पर थी। सांझ विश्वा पर इश्क की बारिश हो रही थी। विश्वा उसे वैसे ही उठाए हुए था। सांझ अपने पैरों को नीचे से मोड़ ली थी। उसने अपने हाथों को फैला लिया और बारिश को महसूस करने लगी। आसपास खड़े लोग उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। विश्वा सांझ को नीचे उतारा और शिद्दत से उसके सिर को अपने होठों से छू लिया। सांझ और विश्वा हंसते मुस्कुराते हुए अपने फ्लैट आ गए। दोनों पूरी तरह भीग गए थे। विश्वा अपने फ्लैट का दरवाजा खोला तो देखा उसके फ्लैट का दरवाजा तो खुला हुआ है। सांझ को अब ठंड लगने लगी थी। वो अपने आप को रगड़ रही थी। क्या हुआ? आप क्या सोच रहे हैं? सांझ विश्वा को देखकर पूछी। यार, मैं दरवाजा लॉक करके गया था या नहीं? ये कैसा सवाल है? मुझे याद है दरवाजा आपने लॉक किया था। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? लॉक किया था तो ये दरवाज़ा खुला कैसे? इसकी चाबी तो सिर्फ मेरे पास है। विश्वा कहा तो सांझ भी हैरान हो गई। शायद आप जल्दबाजी में भूल गए होंगे। जैसे फ़ोन लेना भूल गए, वैसे ही दरवाज़ा लॉक करना भी भूल गए होंगे। सांझ उसे देखकर बोली। विश्वा अपना सिर हिला दिया। दोनों फ्लैट के अंदर चले गए। चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था। विश्वा सब्जी की थैली वहीं डाइनिंग टेबल पर के पास रख कर जाकर लाइट्स ऑन कर दिया। सांझ की आंखें खौफ और डर से अपने सामने बैठे शख्स को देखकर सहम गईं। विश्वा की भी आंखें हैरानी से फैल गईं। वो दोनों वहां से भाग पाते उससे पहले राका जाकर दरवाजा लॉक कर दिया।
सामने अम्मा जी अपने मुंह में पान चबाते हुए सांझ को अपनी जहरीली आंखों से देख रही थीं। उन्हीं के बगल में मंत्री बैठा हुआ था। सांझ विश्वा के पास जाकर खड़ी हो गई। दोनों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ रखा था। उधर वैभव और सक्षम विश्वा को फोन लगा लगा कर थक चुके थे। वैभव गुस्से से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। वो दोनों भोपाल के लिए निकल गए थे। उनके मन में विश्वा के लिए बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसी के बगल में बैठा सक्षम परेशानी से विश्वा को कॉल कर रहा था। हर बार की तरह इस बार भी उसका फोन नेटवर्क कवरेज से बाहर बताया। रूपा को वैभव कुछ नहीं बताया था। अगर बता देता तो वो अपनी तबीयत ही खराब कर लेती। सांझ उसके लिए क्या थी वो अच्छे से जानता था। बिना कोई रिश्ता के ही बहुत गहरा रिश्ता था उसका सांझ के साथ। मंत्री ने कुछ इशारा किया तो राका जाकर विश्वा को पकड़ लिया। विश्वा और उसकी खूब मारपीट हुई। सांझ विश्वा को बचाने की कोशिश कर रही थी। राका जैसे पहलवान इंसान से विश्वा का लड़ पाना मुश्किल था, मगर फिर भी वो लड़ता रहा। मंत्री उठा और विश्वा को अपनी तरफ घुमा दिया। उसने कसकर उसके पेट में छुरा भोंक दिया। साहब! सांझ चीखते हुए वहीं पर बैठ गई। विश्वा की आंखें सांझ को ताक रही थी, जो आंसू भरी आंखों से उसे देख रही थी। विश्वा फर्श पर गिर पड़ा। सांझ भागकर उसके पास गई, उसे वो छू पाती इससे पहले मंत्री उसे पकड़ लिया। बहुत तड़पा लिया तूने मुझे, अब अपनी हर तड़प का हिसाब लूंगा तुझसे। क्या लगा था कि तू हमसे बच जाएगी? तू कहीं भी चली जा, दुनिया के किसी भी कोने में, मैं ढूंढ निकालूंगा तुझे, कहकर मंत्री उसकी साड़ी को खींच दिया। उसे छोड़ दे मंत्री, प्लीज उसे छोड़ दे, विश्वा कहा तो राका आकर उसके हाथ पर अपना पैर रख दिया। वो दर्द से चिल्ला पड़ा। मंत्री हैवान की तरह सांझ की साड़ी का पल्लू पकड़े हुए था। सांझ रोते हुए उससे अपनी साड़ी छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। उसे विश्वा की फिक्र हो रही थी। अगर उसे वक्त पर अस्पताल ना ले जाया गया तो उसे कुछ भी हो सकता था। सांझ विश्वा को देखकर कमजोर हो गई थी। विश्वा उसकी ताकत भी था और कमजोरी भी। मंत्री हवस भरी निगाहों से सांझ के बदन को देख रहा था। उसने एक झटके में सांझ की साड़ी को खोलकर फर्श पर फेंक दिया। सांझ सिर्फ ब्लाउज और पेटीकोट में उसके सामने खड़ी थी। खुद को छुपाने के लिए सांझ अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर रख ली। विश्वा लाचारी से सब कुछ देख रहा था। एक तो राका ने उसे मार कर हालत खराब कर दी थी, उसके बाद मंत्री ने बड़ी बेरहमी से उसके पेट में छुरा भोंक दिया था। वो चाह कर भी अपनी बीवी को बचा नहीं पा रहा था। उठने तक की हिम्मत नहीं बची थी उसमें। उसने अपनी आंखें दूसरी तरफ घुमा दी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सांझ फर्श पर लेटी हुई थी। मंत्री अपने मन की कर रहा था। इतने दिनों की जो भूख थी आज जाकर शांत हुई थी। मंत्री अपनी शर्ट पहनकर सोफे पर बैठ गया। उसके जाने के बाद राका सांझ के करीब गया। उसने सांझ के दोनों हाथों को अपनी मुट्ठी में दबोच लिया। सांझ के अंदर मानो अब जान बची ही नहीं हो। हिम्मत देने वाला ही जब आंखें बंद कर चुका हो तो सांझ क्या करती? उसकी प्राण विश्वा में बसती थी। जब विश्वा ही नहीं रहा तो सांझ कहाँ से हिम्मत जुटाए? वो बिल्कुल प्राणहीन हो गई थी। सांझ को वैसे ही छोड़कर सब चले गए। अम्मा जी तो सांझ को भी मारना चाहती थीं, पर मंत्री उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। जो पहले ही मर चुकी है उसे मारकर क्या मिलेगा? सब वहां से निकल गए। वैभव बेचैनी से अपनी गाड़ी को रोका और भागता हुआ विश्वा की फ्लैट की तरफ दौड़ पड़ा। उसे अपने दोस्त की बहुत फिक्र हो रही थी। सुबह से गाड़ी चलाकर वो थक गया था। रात के पहर वो भोपाल पहुंचा। डर अपनी जगह बनाए हुआ था। सक्षम भी वैभव के पीछे दौड़ पड़ा। वैभव का कजिन भी कुछ दिन के लिए भोपाल से बाहर गया हुआ था, वरना उसी से पूछकर वैभव विश्वा की खबर ले लेता। वैभव दौड़कर विश्वा के फ्लैट में गया तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। पैर थरथराने लगे। उसका यार उसके सामने फर्श पर खून से सना पड़ा हुआ था। उसने कमरे में चारों तरफ नजर घुमाई तो उसे सांझ एक बेजान सी एक तरफ पड़ी हुई दिखी। उसे देखकर वैभव ने अपनी आंखें मीच ली। वो भागकर कमरे में गया और बिस्तर से सफेदी चादर खींच लाया। उसने सांझ को उस सफेदी में लपेट लिया। सक्षम विश्वा के पास गया और रोते हुए कहा, विश्वा क्या हो गया है तुझे? उठना मेरे यार। मगर वो कुछ नहीं बोला। वैभव सांझ को गोद में उठाकर नीचे भागा। उसने सांझ को गाड़ी के पीछे बैठा दिया। सक्षम विश्वा को देख रो रहा था। वैभव उसकी पीठ पर हाथ रखा और विश्वा को दोनों मिलकर गाड़ी तक ले आए। उसे सांझ के बगल में बैठा दिया और खुद जाकर गाड़ी स्टार्ट कर वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल गया। सांझ और विश्वा दोनों जख्मी थे, एक जिस्म से तो दूसरा रूह से। वैभव उन्हें हॉस्पिटल लेकर चला आया। उसने विश्वा को जल्दी से आईसीयू में एडमिट करवाया और सांझ को एक लेडी डॉक्टर को चेक करने के लिए भेज दिया।
वो पागलों की तरह इधर उधर घूम रहा था। सक्षम दवाइयों के लिए हॉस्पिटल में दौड़ रहा था। परेशानी दोनों के चेहरे पर झलक रही थी। सांझ को बहन कहा था दोनों ने, पर भाई होने का फर्ज वो निभा नहीं सके। उनकी बहन भी जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। दोनों को ये बात सता रही थी कि वो सांझ को क्यों नहीं बचा पाए। आज आईसीयू के अंदर विश्वा की हालत बेहद गंभीर थी। विश्वा वैभव के सबसे ज्यादा करीब रहा। वैभव की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो जाकर वहीं बेंच पर बैठ गया। तभी उसे रूपा का कॉल आया। उसका कॉल देखकर वैभव की हिम्मत नहीं हुई कि उसे उससे बात करे, पर अगर बात नहीं किया तो रूपा परेशान हो जाएगी। उसने कॉल उठा लिया। हेलो वैभव। उसकी आवाज में घबराहट लिपटा हुआ था। हाँ, वैभव धीरे से कहा। वैभव, क्या तुम ठीक हो? रूपा शक भरी अंदाज में पूछी। वैभव की आंखें फिर बह गईं। वो खुद को शांत करते हुए, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हूँ मैं, मुझे क्या होगा? तो फिर खाओ मेरी कसम और कहो कि तुम ठीक हो। रूपा उसकी आवाज में लिपटे हुए दर्द को महसूस कर गई। आप क्या बोल रही हैं? वही जो तुमने सुना। सच सच बताओ वैभव, सब ठीक है ना? मेरी सांझ ठीक है ना? तुम तो उससे मिलने गए थे ना? बताओ ना, कैसी है वो? रूपा रोते हुए पूछी। बताते क्यों नहीं वैभव? रूपा रोने लगी थी। वैभव ने अपनी आंखें मींच लीं। उसने टूटे फूटे लफ्जों में रूपा को सब कुछ बता दिया। रूपा की सांसें मानो थम सी गईं। वो बदहवास सी फर्श पर गिर पड़ी। वैभव हेलो हेलो चिल्लाता रहा, पर रूपा कोई जवाब नहीं दी उसे। विश्वा की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। वहीं सांझ हॉस्पिटल के बेड पर लेटी सीलिंग को ताक रही थी। उसके जिस्म के हर हिस्से पर जगह जगह चोटों के निशान थे। आंखें पथरा गई थीं। उसकी मासूमियत, उसकी वो प्यारी सी मुस्कान आज खत्म हो गई थी। सांझ को उन लोगों ने बड़ी बेरहमी से तोड़ दिया था। जिसे विश्वा अपने इश्क से संवारा था, वो फिर से टूट गई थी। रात से सुबह हो गई, पर विश्वा में कोई सुधार नहीं आया। वैभव और सक्षम सांझ के पास जाते तो वो एक ही सवाल करती, उसके साहब कैसे हैं? जवाब कुछ नहीं मिलता उसे। सांझ का जी घबरा रहा था। कोई उसे कुछ बता ही नहीं रहा था। दोपहर को वो खुद उठकर विश्वा के वार्ड के बाहर खड़ी हो गई। उस वक्त वहां कोई नहीं था। सक्षम और वैभव दोनों डॉक्टर के केबिन में बैठे हुए थे। डॉक्टर उन्हें विश्वा की कंडीशन बता रहे थे, जिसे सुनकर दोनों के चेहरे पर डर फैल गया। डर अपने यार को खोने का। सांझ आहिस्ते से विश्वा के वार्ड में घुस गई। दोनों हॉस्पिटल के कपड़े में थे इस वक्त। विश्वा के चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। पेट पर बैंडेज बंधे हुए थे, जहां छुरी भोंकने से गहरे जख्म हो गए थे। पूरा सिर पट्टियों से बंधा हुआ था। काका ने बड़ी बेरहमी से उसका सिर दीवार से लड़ा दिया था। जब तक उसके सिर से खून नहीं बहने लगा, तब तक राका उसका सिर दीवार पर मारता रहा। सांझ उन लोगों के सामने रोती रही, पर किसी ने विश्वा को नहीं छोड़ा। अम्मा जी तो पहले ही विश्वा से गुस्सा थी। अगर उसने उसकी सोने की मुर्गी को जो भगाया था अपने साथ, सजा तो उसे मिलनी थी। सांझ एकटक उसके चेहरे को देख रही थी। कल तक जिस चेहरे में वो शैतानियां देखती थी, आज वो चेहरा सूखे पत्ते की तरह मुरझा सा गया था। अपने साहब की बदमाशियों को याद कर सांझ रोने लगी। विश्वा की शरारतें उसके चेहरे पर मुस्कान ले आती थीं। उसने अपने कांप रहे लबों को विश्वा के सिर पर टिका दिया। वो बदहवास सी उसके सीने पर सर रखकर फपक पड़ी। विश्वा के जिस्म में हलचल सी होने लगी। वो अपनी सांझ के आंसू पोंछना चाह रहा था, पर जिस्म था कि साथ नहीं दे रहा था। उसका दिल सांझ के आंसू से जलने लगा था। मन कर रहा था कि उसे अपनी बाहों में जकड़ ले, पर वो ऐसा कर नहीं पाया। सांझ तब तक रोती रही जब तक उसकी आंखों से आंसू खत्म नहीं हो गए। वो विश्वा के माथे को एक मर्तबा फिर चूम ली और वहां से चली गई। वैभव सांझ को जब उसके वार्ड में चेक करने गया तो सांझ वहां नहीं थी। उसने हर जगह सांझ को ढूंढ लिया, पर सांझ का उसे कुछ पता नहीं चला। सक्षम भी परेशान हो गया। सांझ आखिर कहाँ जा सकती है? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तो विश्वा की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था, ऊपर से सांझ अचानक से गायब हो गई थी। वैभव सक्षम कुछ समझ नहीं पा रहे थे। वैभव को सांझ के बेड पर तकिए के नीचे एक पेपर दिखा। वो फौरन जाकर पेपर अपने हाथों में उठा लिया। उस पेपर में जो कुछ लिखा था उसे पढ़कर वैभव का सिर चकरा गया। वैभव, क्या हुआ तुझे? ऐसा क्या लिखा है इसमें? तू खुद पढ़ ले, कहकर वैभव ने पेपर सक्षम को थमा दिया। सक्षम भी पढ़ा तो उसका सिर घूमने लगा। ये 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 पागल हो गई है क्या? उन सब से कैसे लड़ेगी वो? पहले से ही उनकी हालत ठीक नहीं है। भोपाल के एक होटल में मंत्री, अम्माजी और राका तीनों अपनी जीत पर मुस्कुरा रहे थे। राका ने सबके लिए एक एक पैक बनाया और सब एक ही सांस में गटक गए। तीनों कमरे में तीनों की हंसी गूंज रही थी। अचानक होटल की पूरी लाइट्स चली गई।
मंत्री अपने स्टाफ को लाइट्स चेक करने को कहा। वो लोग जिस होटल में ठहरे थे वो होटल मंत्री का ही था। स्टाफ लाइट चेक करने चला गया। एक लड़की अंधेरे का फायदा उठाकर मंत्री के सामने खड़ी हो गई। उसके हाथों में रॉड था। वो उस रॉड से मंत्री के सिर पर दे मारी। मंत्री अपना सिर पकड़ लिया। अंधेरे में उसे कुछ पता नहीं चल रहा था कि उसे मार कौन रहा है। वहीं वो लड़की अपनी खूनी आंखों से उसे देख रही थी। वो कस कर वो रॉड उसके पैरों में दे मारी। मंत्री दर्द से चिल्ला पड़ा, अबे कौन मार रहा है मुझे? हिम्मत है तो सामने आ, मंत्री दर्द से कराहते हुए कहा। वो लड़की फिर से उसे मारने को हुई तो मंत्री ने रॉड को अपने हाथों में पकड़ लिया। उसने कसकर रॉड को खींच लिया तो वो लड़की उसके बगल में जा गिरी। मंत्री कुछ करता उससे पहले वो लड़की फुर्ती से उठी और मंत्री को पीछे से घसीट कर ले गई। होटल में पर्दा लगा हुआ था। वो लड़की दरवाजे पर लगे पर्दे को खींचकर निकाली और उसमें मंत्री की गर्दन लपेट दी। मंत्री को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वो खुद को छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहा, कौन हो तुम? क्यों मुझे मार रही हो? मंत्री की सांसें मानो थमने को हो गई थी। वो लड़की लगातार उसके गले को दबाए जा रही थी। उसके सामने अपने साहब की चीखें गूंज रही थीं। उन चीखों को याद कर उसके आंखों में खून सवार हो गया। मंत्री को छटपटाते देखकर वो कुटिल तरीके से मुस्कुरा रही थी। मंत्री की सांसें उखड़ती उससे पहले लाइट्स आ गई। वो लड़की फुर्ती से उसे छोड़ी और गायब हो गई। मंत्री साहब, आप ठीक हैं ना? वहां का स्टाफ आकर पूछा तो मंत्री अपने आप को संभालते हुए एक कंटाप उसे मार दिया और कहा, जब मैं चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ, तब कहाँ मर गए थे सब? मंत्री साहब, हम तो लाइट्स चेक करने गए थे, उसने कहा तो मंत्री गुस्से से कहा, सब के सब एक साथ चले गए? उसके गुस्से से भरी आवाज को सुनकर सब सहम गए। मंत्री को वो लोग रूम में लेकर गए जहां पर अम्मा जी और राका दर्द से बिलबिला रहे थे। तुम दोनों को किसने मारा? मंत्री जाकर सोफे पर बैठ गया। पैर और सिर का दर्द उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वहीं अम्मा जी का थोबड़ा किसी ने मार मार कर सुजा दिया था। होठों से आज पान की पिचकारी की जगह खून की धारा बह रही थी। पीठ पर इतनी तेज दर्द हो रहा था जैसे किसी ने 100 कोड़े एक ही साथ बरसा दिए हों। राकब की भी हालत बहुत खराब हो गई थी। उसके सिर से खून बह रहा था। किसी को भी पता नहीं था कि उन्हें मारने वाला कौन था। स्टाफ उन्हें देखकर हैरान थे, पर किसी में हिम्मत नहीं थी उनसे कुछ पूछने की।